हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई प्ले लिस्ट में जिसका नाम होगा क्लास 12th जियोग्राफी और उस बुक का नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब मैंने ऐसा क्यों करा कि चैप्टर 6 से स्टार्ट करा, तो एक कमेंट मेरे पास आया जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई करा कि आप इस चैप्टर से स्टार्ट करिए क्योंकि उनके मिड टर्म में वो चैप्टर आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसी चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जानने से पहले एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं। तो ऐसे सारे काम, ठीक है, जो भी ह्यूमंस के द्वारा करे जाते हैं पैसे कमाने के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने चार पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी, देन सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर या हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं, थर्ड है टर्शियरी एक्टिविटीज या टर्शियरी सेक्टर, और लास्ट होता है क्वार्टरनरी सेक्टर। यहां पर एक फिफ्थ भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा जिसको हम क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम सिर्फ ये चार सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर, क्वार्टरनरी। यहां पर प्राइमरी चैप्टर जो है, प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर, वो चैप्टर फिफ्थ था। ठीक है, जो हम बाद में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो कोई पूछे सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको फर्निश करते हैं, उनके ऊपर अपनी मशीन्स से या हम अपने हेल्प से कुछ लेबर लगाते हैं और उसके बाद जब नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पूरी एक्टिविटीज को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। अगर मैं इसको हटा दूं, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में बात कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है और कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी होते हैं जो छोटे लेवल पर, यानी कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल ही अपने आप करते हैं। ठीक है, तो हम उस पूरे बारे में बात कर रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वो दो लेवल्स पर करते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें हम क्राफ्ट लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सेकंड प्रोडक्शन होता है जिसमें हम मशीन्स के थ्रू अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री जब होगी तो उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि यहां पर आते हैं दो पार्ट। यानी कि पहला होता है क्राफ्ट, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे क्राफ्ट का काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग कोई साज सजावट की आपने चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो वो क्राफ्ट रिलेटेड जो आता है उसमें भी स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेकंड होता है मशीन लेबर वाला। ठीक है, तो ऐसे आदमी जिन पर मशीन चलाने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और जो क्राफ्ट का काम करते हैं उनका अलग एक सेक्टर होता है। ठीक है, अब वहीं पर सेकंड आता है हमारा मशीनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि जो भी हम मशीन से यूज कर रहे होंगे उसको कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उनका यूज किया जाए, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, उसकी जरूरत पड़ती है जब हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जब वो पूरी इंडस्ट्री बनी हुई होती है तो ऊपर से नीचे तक, यानी कि अपर मोस्ट पोस्ट से सबसे नीचे जो लेबर काम कर रहा होता है उनके बीच में कौन आता है और कैसे वो अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स, हमको इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स मशीन्स मिलेंगी। डिवीजन ऑफ लेबर, सभी आदमियों का काम बांटा गया होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, और जो भी वो अलग अलग काम करना जानते होंगे उसके अकॉर्डिंग। लास्ट में वास्ट कैपिटल, वास्ट कैपिटल का मतलब है कि बहुत बड़ी आप इंडस्ट्री लगा रहे होंगे तो उतना ही ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा होगा। फिर आता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी कंपनीज होती है वो एक दूसरे से लिंक होंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका अकेले काम नहीं चल सकता। एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अकेले अपना काम नहीं चला सकती। यानी कि एग्जांपल देखें अगर हम फोन इंडस्ट्री की, तो ऐसे फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें अलग अलग इंडस्ट्री से मंगवानी पड़ती हैं और फिर वो अपने फोन में लगाते हैं। ठीक है, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो अकेले नहीं चल सकती इंडस्ट्रीज, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए कहे गए हैं। फिर लास्ट में आता है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो
जो बहुत बड़ी पोस्ट है, यानी कि डायरेक्टर की अगर हम पोस्ट मानते हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी इंडस्ट्री में, तो वहां से लेकर जो लास्ट में लेबर आता है, सबसे छोटा लेबर, तो वो जो पूरी हायरार्की होती है वो भी डिफाइन करती है और होती है, एग्जिस्ट करती है पूरे मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो पूरे चैप्टर का सबसे ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ध्यान ना भी दें तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि लेकिन इसके बाद जो आएंगे, जैसे कि हम बात करें होंगे फैक्टर्स जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को, और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनके ऊपर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड करती है। ठीक है, कि अगर हमें इंडस्ट्री बनानी है, कुछ खुद एस्टेब्लिश करना है, तो किस किस के बारे में हम बात कर रहे होंगे कि कौन सी जगह पर हमें वो इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसमें सबसे पहले आता है मार्केट, यानी कि एक्सेस होना चाहिए मार्केट का। जहां पर भी हम इंडस्ट्री लगाएं उसके आसपास के एरियाज में हमको मार्केट मिले। ऐसा ही कुछ एरिया है रॉ मटेरियल का, यानी कि ऐसा ना हो कि हम फैक्ट्री यहाँ लगा रहे हैं और उससे बहुत दूर जाके हमारे रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस वाले एरिया से जब हम अपनी इंडस्ट्रीज तक ला रहे होंगे तो उसमें कॉस्ट जो होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी हम अब एक कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए होता है और मिनिमम लॉस चाहिए होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे एरिया में खुलना चाहिए जहां पर रॉ मटेरियल्स आसपास मिल जाए। ठीक है, लास्ट सेकंड हम बात करते हैं लेबर सप्लाई, यानी कि लेबर्स ज्यादा मिले, तो जहां पर चीप लेबर्स मिले, ठीक है, वो ऐसे प्लेस पर हमको एक इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। देन आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले क्या होता था, पहले तो लोग कोल, ठीक है, और कोल से, वुड से अपना सोर्सेज ऑफ एनर्जी से काम चला लेते थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इलेक्ट्रिसिटी पर लोग ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है एनर्जी की, तो उसके लिए हमको सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पास ही रहना चाहिए, यानी कि एनटीपीसी जहां आपको मिले तो उसके आसपास के एरिया में आप इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल भी देखें तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। ठीक है, इसीलिए वो सबसे पास ही लगाई जाती है। देन है लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। जब आप एक कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस जिस इंडस्ट्री के आसपास की जरूरत पड़ेगी उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की। सेम वही बात कि आप जो अपनी इंडस्ट्री है कोई ऐसी जगह ना खोल लें जहां पर आपके रोड्स ना हो। ठीक है, कोई भी आपके रॉ मटेरियल्स लेके आप तक पहुंचते ही ना पाए, या आप कोई ऐसे एरिया में ना खोल लें जहां पर नेटवर्क बहुत बुरा हो। ठीक है, नेटवर्क बहुत बुरे से मतलब है कि वहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी ना हो। ठीक है, मोबाइल फोन्स काम ना करते हो, तो ऐसी जगह पर हमको नहीं करना है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री, जो भी हम इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं वो ऐसी जगह पर खोले जहां पर उसके आसपास की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी वो लोकेलिटी का एरिया है, वो गवर्नमेंट ने अच्छे से उसके ऊपर लॉज ना बनाए हो। ठीक है, मतलब लॉज जो हो वो ऐसे ना हो जो हमें इंडस्ट्रीज डालने में बाधा डाल रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट था, ठीक है, मैंने जाके फॉरेस्ट में वो लैंड खरीद लिया और मैंने क्या करा, उस फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ उनको काटना शुरू करा, और वहीं पर कोर्ट का मेरे पास नोटिस आ गया कि ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसको आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी जगहों पर हमें इंडस्ट्रीज नहीं खोलनी चाहिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे जिनके ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है। तो अब हम बात करें होंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हमने कैसे इंडस्ट्रीज को डिवाइड करा है और किन किन बेसिस पर डिवाइड करा है। ठीक है, डिवाइड करा है, तो सबसे पहले हम बात कर देंगे साइज की, फिर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर, देन हम बात करेंगे क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। ठीक है, जो हम इनपुट डाल रहे हैं, यानी कि जब हम रॉ मटेरियल्स को डाल रहे हैं इंडस्ट्रीज में, जब उनकी प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, और लास्ट में हम बात करेंगे ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने कैसे कैसे उसे डिवाइड करा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइज से। साइज में बात करें तो सबसे छोटा होता है कॉटेज। कॉटेज को हम दूसरा नाम देते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज।
ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हाउस होल्ड मतलब एक ऐसी छोटी इंडस्ट्री जिसका जो मालिक होगा वो घर वाला ही होगा, और जो प्रोड्यूस बन रहा होगा वो सिर्फ घर वालों के लिए, या हो सकता है आसपास के आस पड़ोस में देने के लिए लोगों को यूज कर रहा होगा, या हो सकता है वो जो आदमी बना रहा होगा वो सिर्फ बार्टर सिस्टम के लिए यूज कर रहा होगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर पता नहीं है तो गूगल पर जाकर सर्च करें। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट लोग काम कर रहे होते हैं, अराउंड 100-200 के आसपास। ठीक है, और वहां पर जो प्रोडक्शन है वो भी हो रहा होगा, लेकिन वो पूरे मार्केट के लिए हो रहा होगा, एक छोटे मार्केट के लिए हो रहा होगा, रीजनल बेसिस पर हो रहा होगा मार्केट का प्रोडक्शन। ठीक है, और लास्ट आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी हम कह सकते हैं पूरे स्टेट के लिए या पूरे कंट्री के लिए वहां पर प्रोडक्शन हो रहा होगा, और उसके जो प्रोड्यूस होंगे वो हर जगह डिवाइड हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो किस बेसिस पर हमने इन्हें स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज बांटी हैं, तो ये सिंपल है कि जितना उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा उस पर आउटपुट निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितने लेबर्स हम उसमें लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इन 3 पार्ट्स को डिवाइड करा है। अब इसी को अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को देखें, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज हैं उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक ऐसा पार्ट जिसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, यानी स्टार्टिंग से इंडस्ट्रीज हमको दिखाई देती हैं, और सेकेंड पार्ट है हाईटेक इंडस्ट्रीज। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हम उनको कह सकते हैं, एक ऐसे सिटीज या सेंटर्स जहां पर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज अभी अभी कुछ ही समय पहले डेवलप हुई हैं, यानी कि 100-200 ईयर्स के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कि क्या ऐसा मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ने डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड यानी कि जो एग्रीकल्चर से हमारे पास रॉ मटेरियल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं हमने उन्हें एक साथ रखा है, यानी कि जो भी हमारा शुगर बनता है, ठीक है, राइस बनती है, वीट हमारे पास आते हैं, वो सब इसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। और इसी में एक आता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, कि जो भी हमारे पास आया है, मान लीजिए हमें शुगर बनाना है, तो क्या है, शुगर केन हमारे पास आता है, उसके बाद उसकी फूड प्रोसेसिंग होती है, तब जाके हमारे पास रॉ मटेरियल निकलता है जो कि चीनी होता है। ठीक है, तो ये सारा एग्रो बेस्ड में आता है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर आता है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड में इसमें हम क्या होता है, हम मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करते हैं। अब मिनरल्स जैसा कि हमने पढ़ा है 2 टाइप के होता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, तो उसी में हमने मेटेलिक इंडस्ट्रीज को बांटा और नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज को बांटा। मेटेलिक इंडस्ट्रीज यानी जिसमें ऐसे मेटल जिसमें आयरन कंटेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है नॉन मेटेलिक जिसमें आयरन से रिलेटेड कंटेंट नहीं होता है। अब आयरन इंडस्ट्री को हम लास्ट में एक अलग पोर्शन की तरह बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स बनाती हैं, इनमें हम फर्टिलाइजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और बेसिकली इन केमिकल बेस्ड में पेट्रोकेमिकल्स से जो भी चीज बनती है, यानी कि जब पेट्रोलियम डीजल से बहुत सारी चीजें बनती है वो केमिकल बेस्ड में आती रहती है। देन नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड से मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वुल। ठीक है, तो वुल हो गया, वो सब एनिमल बेस्ड में आता है, लेदर। ठीक है, वो ये सब जो एग्जांपल है वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज से आते हैं, जिसमें एनिमल पर हम ऊपर डिपेंड रहते हैं। लास्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं एज इनपुट, फिर हम इंडस्ट्रीज में डालते हैं और फिर हम इससे आउटपुट निकालते हैं। यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड में आता है हमारे कौन कौन, हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है, टिम्बर का यूज करते हैं, और ग्रास का भी यूज करते हैं। ठीक है, वुड का जैसे हमें पता है हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, टेबल, कुर्सियां, ये सब। टिम्बर हमें पता है, टिम्बर और ग्रास जो है बेसिकली पेपर्स बनाने में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हमने डिवीजन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आउटपुट की, कि आउटपुट कैसा आ रहा है। एक होता है बेसिक गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बेसिक जो आउटपुट आता है वो होता है जो डायरेक्ट आउटपुट आया, जो भी हमारा आउटपुट निकलता है और वो डायरेक्ट रख लिया जाता है, उसका यूज होना चालू हो जाता है। यानी कि बेसिक गुड्स में हम मान सकते हैं आयरन से रिलेटेड जो भी चीजें बनती है। ठीक है, और बेसिक इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, देखिए हमने क्या करा, जो भी हमारे पास ये आयरन आया, ठीक है, ये नॉन रिफाइंड आयरन है, यानी कि जैसा हमारे अर्थ से निकला वो आयरन पहुंचा इंडस्ट्रीज के पास, वो पहुंचा इंडस्ट्रीज के पास। अब इंडस्ट्रीज से जब आयरन रिफाइन हुआ है, ठीक है, अब ये रिफाइंड आयरन हो गया है।
अब ये जो रिफाइंड आयरन है वो अलग अलग चीज में बनाया जाएगा, ठीक है। अब आयरन से हम अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट्स बनते हैं, अलग अलग मशीन्स बनती हैं, तो ऐसी चीज को हमने बेसिक इंडस्ट्रीज में रखा है। और देन ये होता है नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स, जो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम करे जाएं उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। यानी कि जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो होता है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, हम बिस्किट्स खाते हैं, ठीक है, ब्रेड खाते हैं, तो ऐसी चीज जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उनको हम कंज्यूमर गुड्स में मानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है ओनरशिप। ओनरशिप यानी खरीदा किसने है इंडस्ट्रीज को। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक ने खरीदी है, यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, और बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जॉइंट सेक्टर है। तीनों में अंतर देखें, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे कि HIL है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स कंपनीज हैं जो प्राइवेटली ओन्ड हैं। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, आसपास आपको दिख जाएंगे, अंबानी, टाटा, ये सब वाले, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ कोई कंपनी को खरीदते हैं या उसको प्रोड्यूस करता है, बनाते हैं, तो वो जॉइंट सेक्टर कहलाता है। अब जॉइंट सेक्टर में ज्यादा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी ही हो, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कुछ आदमी होता है और उसके साथ गवर्नमेंट भी मिली हुई होती है, ठीक है, तो वो भी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब हमने बात करा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, अब हम बात करेंगे कुछ हाईटेक इंडस्ट्रीज के साथ साथ आयरन और स्टील इंडस्ट्री की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की, जो कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन हम बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्री की, और लास्ट में हम बात करेंगे हाईटेक इंडस्ट्री या हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बात करी थी, क्या होता है कि जब हम अर्थ से निकालते हैं तो वो प्योरिटीज के साथ वाला आयरन होता है, ठीक है, आयरन के साथ साथ प्योरिटीज भी होती है। अब हम इसे पिघलाते हैं, ठीक है, स्मेल्ट करा जाता है, स्मेल्ट करके जब वो लिक्विड में बन जाता है हमारा, ठीक है, लिक्विड आयरन जब हो जाता है, फिर इस लिक्विड आयरन को हम मोल्ड करते हैं, यानी कि जमाते हैं। और जब ये आयरन जम जाता है, ये आयरन जम गया है, इस आयरन को हम कहते हैं पिग आयरन, ठीक है। और इस पिग आयरन का यूज करा जाता है क्या करने के लिए, अलग अलग चीजें बनाने के लिए, यानी कि स्टील बनाने के लिए, और अदर अदर जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको पिग आयरन की हेल्प से बनाया जाता है। और जो प्योर आयरन होता है वो हमें इस लिक्विड आयरन से प्यूरिफाई करने के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सारी इंडस्ट्री का बेसिक पार्ट है। क्यों? क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री की वजह से ही अलग अलग मशीन्स बनी है, जिसकी वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम हुआ है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्री की। तो कॉटन इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कराया गया है, हैंडलूम, पावर लूम और मिल सेक्टर। हैंडलूम यानी गांधी जी, ठीक है, जो चरखा चलाते रहते थे और जो सूत काट के वो कॉटन बना के कपड़े बनाते थे, वो ये हैंडलूम इन्हीं का काम था। पावर लूम सेम काम होता है, लेकिन इसमें मशीन्स का यूज ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और मिल सेक्टर, जैसे कि पता ही है, मिल्स यूज हो रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जब होती हैं तब वो मिल सेक्टर यूज करते हैं, यानी कि बड़े बड़े मशीन्स का वो यूज कर रही होती है। लास्ट में आता है हमारा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हम जानते हैं कि हाईटेक इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मशीन्स एकदम ही डेवलप्ड होते हैं, और रिसर्च और डेवलपमेंट से हम उनको और ज्यादा डेवलप्ड करना चाहते हैं। और हाईटेक इंडस्ट्री का कोई एग्जांपल पूछ रहे हैं तो सिंपल हमें फार्मास्यूटिकल का नाम देना है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी जो दवाई बनने वाली इंडस्ट्रीज होती है वो हाईटेक इंडस्ट्री है। और इसके 2 एग्जांपल अगर हम देखें तो वो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, नाम बहुत पॉपुलर, सैन फ्रांसिस्को के पास। और जो सेकंड है वो सेम सिलिकॉन फॉरेस्ट है, ठीक है, सिएटल एक शहर है उसके पास ये सिलिकॉन फॉरेस्ट है। तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम जल्दी ही बात करेंगे, या तो हम प्राइमरी सेक्टर पहले स्टार्ट करेंगे या फिर हम टर्सरी पर आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।